दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नीट के क्वेश्चन पेपर जो कुछ क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं जो स्पेशली पी ब्लॉक से रिलेटेड हैं। और ये पी ब्लॉक के क्वेश्चन हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। हम लोग जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उसमें हम 2019 से लगाकर 2015 तक के पेपर देखेंगे। और इन पेपर को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा और अपनी जो डाउट है उसको क्लियर करिएगा। साथ में ये जो पेपर है, इस पेपर को देखने पर, पुराने जो पेपर देखने से एनालिसिस निकलता है कि नीट में पी ब्लॉक एलिमेंट का वेटेज बहुत अच्छा है। अप्रोक्सीमेट 20 से 24 मार्क्स का हमेशा पूछा जाता है। इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़िए और स्पीड एकेडमी शामगढ़ के साथ जुड़ते हुए आप लोग अपने डाउट को क्लियर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब आपके लिए वीडियो रेडी है। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट स्टेबल। कौन सी स्पीसीज स्टेबल नहीं होगी? तो हमारे पास चार ऑप्शन देखें, जर्मेनियम, हेक्साक्लोराइड, टीन हेक्साहाइड्रोक्साइड, उसके बाद SiCl6 और SiF6। अब इन चारों में से कौन सी स्टेबल नहीं होगी? तो स्टेबिलिटी पता करने के लिए दो रीज़न होते हैं। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल या वैकेंट डी ऑर्बिटल, और दूसरा है साइज ऑफ केटायन और एनायन। यदि हम इसका एनालिसिस निकालें तो अभी हम इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास में यहाँ पर हम लोगों ने दिया है, हमारा जो ऑप्शन है, हमारे जो ऑप्शन दिए ना उस ऑप्शन के बेसिस पर बात करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, उसमें देखा पहला ऑप्शन है जर्मेनियम, एटॉमिक नंबर 32, अगले में Sn, एटॉमिक नंबर 50, सिलिकॉन 14 और सिलिकॉन 14। ये हमारा सेंट्रल एटम है। इसके साथ जो जुड़ा हुआ लिगेंड, उसका एटॉमिक नंबर देखें आप तो क्लोरीन 17, OH 8+9 यानी ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 19, Cl का 17 और फ्लोरीन का 9। यदि हम लोग इसके अंदर देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर केटायन लार्जर साइज में और जो एनायन है वो स्मॉलर साइज में। आप देखें 15, 9, 4। अब इसमें देखें तो इस केस में आकर क्या हो गया, केटायन जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, लो हो गया, और एनायन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, हाई हो गया। इसमें देखें लास्ट वाले में तो इसमें भी ये क्या हो गया, हाई हो गया, और ये क्या हो गया, लो हो गया। तो इन सब केस में यदि हम सी को छोड़ दें तो केटायन की साइज क्या हो गई, बिगर, और एनायन की साइज क्या, स्मॉलर हो गई। तो हमारा ऑप्शन निकल करके आ गया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग में प्योर नाइट्रोजन, हेबर प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस और डेकॉन प्रोसेस। अब इनका ऑप्शन हमें दिए हुए, अब इसके सामने कि क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, सोडियम एजाइड, ऐसा दिया हुआ। अब हम सब प्रोसेस को वन बाय वन समझते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया हेबर प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि हेबर प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है। तो हेबर प्रोसेस में फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 रेशियो लिया जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो एंथैल्पी चेंज क्या हो रहा, -22.4 किलो कैलोरी हो रहा। यानी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक के माइनस साइन आने के कारण, और ये रिवर्सिबल है। इसकी कुछ टर्म और कंडीशन क्या है, तो रिएक्शन हाई प्रेशर पर होती है। हम देखें हाई प्रेशर कितना, 200 to 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो टेम्परेचर 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटलिस्ट कौन सा होता है, तो Fe पाउडर विथ मोलिब्डेनम एज ए कैटेलिटिक प्रमोटर। और भी इसके कैटलिस्ट हो सकते हैं, फ्यूमिक स्टोन हीटेड विद द निकल डस्ट, सोडा लाइम, और यूरिया और ऑस्मियम डस्ट। तो ये तो बात हुई हमारी किसकी, हेबर प्रोसेस की। आगे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ पर सेकंड क्या दिया हुआ है, एक और ऑप्शन दिया हुआ है हमें दिख रहा है यहाँ पर, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। तो हम इस कॉन्टेक्ट प्रोसेस को देखें तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस में आप देखें किसका फॉर्मेशन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हमने लिया सल्फर प्लस ऑक्सीजन, फॉर्मेशन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का। आगे देखें एक और प्रोसेस होती है कि आयरन पायराइड की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का। ये रिएक्शन भी अमोनिया के जैसी रिवर्सिबल है। और यहाँ पर देखें तो आपको -47 किलो कैलोरी दिखाई दे रहा है, यानी कि यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, आगे या SO3 रिएक्शन करता है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फॉर्मेशन करता है ओलियम का H2SO7। बाद में अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो ओलियम है, ये ओलियम रिएक्शन करेगा किससे, वाटर मॉलिक्यूल्स, और फॉर्मेशन किसका कर देगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेबर प्रोसेस किसके काम में आई थी, तो हेबर प्रोसेस आई थी यहाँ पे अमोनिया के फॉर्मेशन में। ठीक है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस किसके काम में आई, तो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में काम में आई है। अगली प्रोसेस चलते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है डेकॉन प्रोसेस।
अब डेकोन प्रोसेस किसके काम में आती है, तो उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ डेकोन प्रोसेस काम में आती है HCl के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे देखें तो डेकोन प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो डेकोन प्रोसेस में हम देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, जिसका फॉर्मेशन हो गया क्लोरीन गैस का। डेकोन के अलावा आपको कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोसेस याद रखनी है, तो वेल्डोन प्रोसेस और नाइट्रोसाइल प्रोसेस, ये किसके फॉर्मेशन में आती है, तो ये सभी क्लोरीन को बनाने के काम में आती है। एक बात मैंने बताना भूल गया आप लोगों को, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो कैटालिस्ट यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, प्लैटिनम एंड Fe2O3, या तो ये यूज करेंगे ये दोनों यूज करेंगे, तो इन कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। कैटालिस्ट आप याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें दिया हुआ हमारे पास में प्योर नाइट्रोजन और यहाँ पे लिखा सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड, तो उसको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर दिख रहा है प्योर नाइट्रोजन, और प्योर नाइट्रोजन में देखेंगे बेरियम नाइट्रेट रिएक्ट को जब हीट किया जाता है तो नाइट्रोजन बनता है, और सोडियम नाइट्रेट को भी हीट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो, नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्योर नाइट्रोजन का ऑप्शन हो गया हमारा 4th, और डेकोन प्रोसेस का हो गया क्लोरीन, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द xenon compounds in column first with the structure in column second and assign the correct code। अब हमें क्या दिया हुआ, उसके सामने ज्योमेट्री दे रखी, तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिया हुआ, सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ XeF4। हम जानते हैं कि जीनॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तो जीनॉन 18 ग्रुप का एलिमेंट है। तो 18 ग्रुप का एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ है, तो जो लास्ट नंबर लिखा हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करता है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 4 फ्लोरीन ने तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो बॉन्ड पेयर हो गया, और दो पेयर ने क्या किया, लॉन पेयर का फॉर्मेशन कर दिया। अब इसकी हम ज्योमेट्री देखें, तो ज्योमेट्री देखते तो हम कह रहे हैं इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ये इस तरीके की इसकी ज्योमेट्री हो जाती है। अब यहाँ पर देखें तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2 अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। और ज्योमेट्री देख रहे हैं तो ज्योमेट्री देखने से हमें क्या निकला कि ये ज्योमेट्री यदि देख रहे हैं तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो गई। अगला केस है XeF6 यानी फ्लोरीन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि जो 6 फ्लोरीन उन्होंने तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और एक लोन पेयर बचा हुआ रह गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। ज्योमेट्री आप देखें तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन हो गया, और इस लोन पेयर के कारण क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो इसको बोलते डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल। अगला केस है XeF4O। इसमें देखें तो जीनॉन ने क्या, जीनॉन के साथ में 4 फ्लोरीन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये देखें लॉन पेयर कितना है, तो लॉन पेयर तो एक बचा हुआ बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड में सिर्फ एक ही बॉन्ड को काउंट किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होगी स्क्वायर पिरामिडल। XeO3 को देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं तो पिरामिडल ज्योमेट्री इसका हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया, करेक्ट ऑप्शन देखें तो XeO4 क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, XeO3 क्या हो गया, पिरामिडल हो गया, F6 से क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया, और XeO4 क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 2090 का क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E, यानी कौन सी बात हुई, ऑक्सीजन फैमिली की बात हुई है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी की, तो हमने इससे पहले एक हाइड्राइड्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा की वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के हाइड्राइड्स के बारे में बात कर रखी है। तो उसी का एक पोर्शन मैं आपको बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक मेरे पास में ये रही है, BBS यानी कि बॉन्ड एंगल, बेसिसिटी और स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप होती है। और एक और शॉर्ट ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी, ये वाली हर्ष, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसिडिक करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, सॉल्युबिलिटी और कोवेलेंट करेक्टर, ये इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 14 की। अब थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी वाटर की सबसे ज्यादा होती है, उससे कम, यानी कि डिक्रीज डाउन द ग्रुप में नीचे जाने पर स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, वाटर स्टेबल होने का एक और दूसरा रीजन होता है कि इसमें क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो हमारा सीक्वेंस ये रहा, तो ये सीक्वेंस देखें किसमें मिल रहा है, तो हम देखें यहाँ पर H2O, H2S, H2Se, H2T और H2P, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई, 5th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। अब PCl5 के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा है कि PCl5 से कौन कौन सा, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर 2 axial PCl बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 180 विथ ईच अदर।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर PCl5 की ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। देखें तो आप देखेंगे तो ये जो है एक दूसरे के साथ, एक तो 180 का ये बन गया और दूसरा 180 का ये बन गया। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो, मतलब जो है वो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। आगे चलें, दूसरा दिया हुआ है एक्शियल, उसने इनकरेक्ट पूछा। तो एक्शियल PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल। तो एक्शियल जो होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, ये एक्शियल क्या हो गया लॉन्गर, और इक्वेटोरियल क्या हो जाते हैं स्मॉलर हो गया। तो ये भी करेक्ट आंसर है। PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉट रिएक्टिव, ये गलत है। PCl5 तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम लोग एल्कोहल के अंदर एक रिएक्शन पढ़ते हैं, अभी आपको बता देता हूँ। हम लोग क्या बात करते हैं एल्कोहल के अंदर, C2H5OH प्लस PCl5, बड़ी फेमस रिएक्शन है। क्या होगा इसके अंदर, तो हम लोग इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है C2H5Cl का, ठीक है, हेलो एल्केन बन गया, प्लस क्या बना POCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन हो गया। तो PCl5 तो मोर रिएक्टिव होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया C, जबकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टेड स्टेटमेंट। आगे दिया उसने SiCl4 इजिली हाइड्रोलाइज्ड है, बिल्कुल इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है। देखो होता क्या है कि जब डिक्रीज डाउन द ग्रुप, हम हमारे पास में दिया हुआ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। कौन से ग्रुप की बात हो रही है, तो बात हो रही है ग्रुप नंबर 14 की। तो यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, इस ग्रुप की बात हो रही है। एक बात ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप जैसे भी हम जाएंगे तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है 14 का। तो एक सी ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो +4 हो सकती है और एक +2 हो सकती है। तो जब नीचे जाएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फेवरेबल होगी और ऊपर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर फेवरेबल होगी। तो अब यदि हम यहाँ पर समझे तो SiCl4 इजिली हाइड्रोलाइज्ड, आसानी से हाइड्रोलाइज हो सकता है। XeX4 इज मोर स्टेबल, बिल्कुल ये मोर ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा प्रिफर्ड होती है और इन दोनों में क्या हो जाएगी +2 प्रिफर्ड होती है। तो इज मोर स्टेबल देन द XeX2। तो ये हमारा आंसर, ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। PbO4 इज ए कोवेलेंट इन नेचर। देखो होता क्या है कि PbF4 और SnF4 ये दोनों आयनिक नेचर के होते हैं। अब आयनिक नेचर के होते हैं तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होता है 1.7 से ज्यादा होने पर, कम होने पर। यदि ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएगा आयनिक नेचर का हो गया और कम होने पर ये क्या हो जाएगा कोवेलेंट नेचर का। तो हम देखते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और टीन और जो लेड होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है 1.7 से ज्यादा, यानी कि 2.0 से भी ऊपर हो जाता है। इसलिए क्या हो गया, तो ये आंसर ये आयनिक आना चाहिए, जबकि क्या दिखा उसने कोवेलेंट। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो गया C करेक्ट आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं नीट 2018 का पहला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि इतने जो भी दिए उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम पता करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है यहाँ पर देखें हम लोग, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो सबसे पहले HNO3 दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन जनरली इस पर कितना माइनस होता है, तो 2- होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है 1+ होता है। तो 3 डिविजन कितने हो गए 6 हो गए, और 6 में से 1 चला गया तो इसकी HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। NH4Cl की -3 कैसे होगी, तो हम लिखते हैं कि NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमें -3 निकल कर आ जाएगी। NO का कितना होता है +2 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 0। तो हमें इसको अरेंज करना है। किस पूछा उसने, डिक्रीजिंग सीक्वेंस में पूछा है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में क्या हो गई +5, उसके बाद क्या हो गई +2, उसके बाद क्या हो गई 0 और उसके बाद क्या हो गई -3। यानी हमारा ऑप्शन जो आ जाएगा वो है HNO3, NO, N2 और NH4Cl। यह ऑप्शन हमें दिखाई देगा। अभी हम यहाँ देखें तो ऑप्शन का है तो HNO3, NO, N2 और NH4Cl। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसकी +2, इसकी 0 और इसकी हो जाएगी हमारे पास में कितनी -3। अगला क्वेश्चन दे रखा उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनएबल टू फॉर्म ए F63 नेगेटिव आयन। अब ध्यान रखना ये जो हेक्सा आयन कब नहीं बनाता, तो हेक्सा आयन जब उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते तब बनाता है। तो स्पेशली बात करें इस ग्रुप की तो इसमें बोरान के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर A। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया था हमारा C। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अब ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम।
एक बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम थे। डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है कि जो एक खास बात ये होती है कि उसका जो रेडियस होता है, रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन आना चाहिए जनरली ये वाला आना चाहिए। क्लियर है? हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, ये वाला, सॉरी, हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, इसका अपोजिट आना चाहिए। यानी सबसे लेस रेडियस किसकी हो गई, इसकी हो गई। यानी इसको हम लिखें तो बोरान, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम और थैलियम। यानी सबसे मोर रेडियस किसकी होती है, इसकी होती है, और सबसे ज्यादा रेडियस की होती है। फिर यहां पर आकर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पर चेंज क्यों आता है, इसलिए आता है कि एल्यूमिनियम में क्या होता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और गैलियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, तो ऑप्शन आएगा बी, उसके बाद आ जाएगा गैलियम, उसके बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और थैलियम। अब ये देखें ऑप्शन किस में फिट होता है, तो ये ऑप्शन हमारे पास में आता है बी में, BGAAL, इंडियम और थैलियम। तो हमारा जो आंसर हो गया वो बी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हेलोजन। हेलोजन के लिए कौन सा ट्रू नहीं होता, ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया फ्लोरीन तो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, इसलिए शो ही नहीं कर सकता। तो हमारा पहला ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट हो गया, वैसे गलत आंसर है। ऑल आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी फ्लोराइड हैलाइड सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑल फॉर्म है मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स, मोनोबेसिक बनाते हैं। और क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी हाईएस्ट है, तो वो होती है क्लोरीन की। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया ए वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। फिफ्थ क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इन स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम Cl इज। अब ClF3 में सेंट्रल एटम जो होता है उसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसको समझते हैं। हमने लिखा यहाँ पर Cl, हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हमारा है ClF3, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा Cl। अब Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम इसको बनाकर देखते हैं कि ये क्या बन सकता है। तो हमने कहा कि पहला फ्लोरीन, फिर उसके बाद में सेकंड फ्लोरीन, उसके बाद में थर्ड फ्लोरीन। आप देख रहे हैं इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, टी शेप हो गई। अब जब टी शेप हो गई तो इसके पास में कितने लोन पेयर बचे, तो आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बचे, तो एक तो लोन पेयर यहाँ हो गया और एक लोन पेयर यहाँ हो गया। तो टोटल लोन पेयर इसके अंदर कितने होते हैं, तो इसके अंदर टोटल लोन पेयर 2 होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसके अंदर, हमारा आंसर ये वाला निकल कर आ जाता सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द ज्योमेट्री इन द कॉलम सेकंड आर असाइन द करेक्ट कोड। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड की हम ज्योमेट्री बनाकर देख लेते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो देखो सबसे पहले दिया एक्स एक्स। एक बात ध्यान रखना, जो शुरुआत वाला एक्स होता है ये हायर, शुरुआत वाला जो एक्स है ये क्या होता है, हायर एटॉमिक नंबर होता है, और दूसरा जो एक्स होता है ये लोअर एटॉमिक नंबर वाला होता है। अब हम इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसने दिया हुआ है एक्स एक्स दिया हुआ है। तो हमने देखा यहाँ पर एक्स एक्स यानी एक्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स बना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, लीनियर ज्योमेट्री आ गई। अगला दिया उसने एक्स एक्स 3, और एक्स एक्स 3 को भी हमने बना के देखा, तो सेंट्रल एटम एक्स हो गया, तो 1 एक्स, सेकंड एक्स और थर्ड एक्स। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने लोन पेयर बच गए, 2, तो इसका शेप क्या हो गया, टी शेप हो गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखेंगे तो एक्स एक्स 5। अब एक्स एक्स 5 में क्या हो सकता है, उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। तो हमने लिखा यहाँ पर एक्स ई बना, ठीक है। 5 पे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। और ये क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर क्या आ गया, इसका लोन पेयर आ गया, ठीक है। ये ज्योमेट्री बन गई। अब मैं इसको आंसर देखते हैं। देखो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है। तो आंसर देखिए पहले का थर्ड, पहले का थर्ड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दोनों में से एक हो गया। दूसरी बात करें एक्स एक्स 3 क्या हो गया, टी शेप हो गया, तो दूसरे का टी यानी कि बी आंसर हो गया। आगे एक्स एक्स 5 की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल हो गई, और 7 की क्या हो जाएगी, 7 की हो जाएगी हमारे पास में पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द स्पेसिस हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, किसका 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल लेने के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए, हम लोग जानते हैं कि उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होता है sp3, ठीक है।
अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। अब इन सब में से sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर है, तो आप देखो किसी में भी इसको छोड़ के। क्यों? क्योंकि यदि हम फास्फोरस को देखते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर आता है P के पास में कितना हाइड्रोजन है, तो 1 2 और 3, और एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका बॉन्ड एंगल जनरली 109 होता है, पर यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन का होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल रिप्लेस होके 104 के लगभग चला जाता है। NCl3 देखें तो NCl3 में भी सेम कंडीशन है, तो हमने लिखा N, ठीक है, इसके पास में क्या हो गया, लोन पेयर, और इसके पास में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ClF5 अभी हमने देखा तो हमारे पास में ClF5 का ज्योमेट्री है, तो यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास में लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है BCl3। बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, तो हम देखेंगे तो 1 2 और 3, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसके अंदर, sp2, और बॉन्ड एंगल इसके अंदर क्या हो गया, 180 का हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर Question number 3, it is because the inability of ns2 electron of the valence shell of participate in bonding that। अब यदि इसके अंदर हम लोग देखें तो ये कौन से ग्रुप की बात हो रही है, इसके अंदर टीन और लेड आ रहे हैं, यानी कि ग्रुप नंबर इसकी बात हो रही है कार्बन फैमिली की। तो हम देखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, यहाँ पर इसका कौन सा ग्रुप नंबर है, 14। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी, +4 और +2 ज्यादा होती है। यदि हम नीचे की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि +4 ऑक्सीडेशन के कंपेयर में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा प्रिडोमिनेंट हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम लोग समझें तो यहाँ पर SN4+, ठीक है, और दूसरी बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, Pb4+ भी हो जाएगा। एक और आता है यहाँ पर Pb2+, और यहाँ पर आ जाएगा SN2+। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा फेवरेबल होती है और यहाँ पर ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है। यानी लेड की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट फेवरेबल होती है और टीन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फेवरेबल होती है। तो हम देखें यहाँ पर तो SN2+ इज रिड्यूसिंग, बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि +4 में चला जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, और Pb4 इज ऑक्सीडाइजिंग, यदि 2 में रहेगा तो रिड्यूसिंग होगा। तो हमारा पहला आंसर ही क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चरल पूछा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चरल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वैलेंस शेल है उसके इलेक्ट्रॉनों को हम काउंट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास में, तो हमने देखा सबसे पहले हमारे जो ऑप्शन दिए उसमें IBr2 नेगेटिव, XeF2, XiF3, TeI2 और BeCl2। अब देखें तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में 7 8 7 6 2 लिख दिए, और Br2 के लिखे। टोटल जब काउंट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन तो हम देख रहे हैं कि जो 2 ऑप्शन है इन दोनों में इलेक्ट्रॉन हमें क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है, यानी इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमारा ऑप्शन क्या देखें तो हमारा ऑप्शन IBr2 नेगेटिव और XeF2, इन दोनों में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, इन विच द आयंस बोथ द स्पीसीज कंटेन सल्फर सल्फर बॉन्ड। सल्फर सल्फर बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो दिया हुआ H2O7, इसके अंदर देखो, दूसरे के अंदर भी H2O7, यहाँ पर देखें तो पहले के अंदर H2O7, दूसरे के अंदर भी H2O7 2 नेगेटिव, तीसरे के अंदर भी H2O7, मतलब ये तीन तो हो नहीं सकते, अब चौथा हो सकता है। अब चौथा है तो क्यों है, तो हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। H2O7 में यदि 2 हाइड्रोजन आ जाए तो ये ओलियम हो जाता है, H2O7, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास में जो है H2O7 2 नेगेटिव, H2O7 2 नेगेटिव जो है हमारे पास में, यदि हम इसको देखें तो इसमें ऑक्सीजन बॉन्डिंग है, ना कि इसमें सल्फर सल्फर बॉन्डिंग है। अब इसमें देखें H2O3 में देखें तो यहाँ पर सल्फर सल्फर बॉन्डिंग आ गई, और इसके अंदर भी क्या हो गई, सल्फर सल्फर बॉन्डिंग आ गई। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो यहाँ पर बी वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे 2017 के क्वेश्चन। यदि हम एनालिसिस करें तो पिछले यदि 2019, 18 और 17 तीनों साल देखें तो 5-5 क्वेश्चन यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट से नीट के अंदर पूछे गए हैं। नीट 2016 का पहला क्वेश्चन है, मैच द कंपाउंड गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप गिवन इन द कॉलम सेकंड एंड द मार्क द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें यहाँ पे दिए हुए जिनोन के कंपाउंड से हमें पता करना है कि इनका एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री पता कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 बाय 1।
सबसे पहले हमारे पास में जो दिया हुआ है हम लोगों ने लिया XeF4। यदि हम लोग XeF4 को देखें तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर के नंबर ऑफ लोन पेयर 2 होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4 होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp32। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी इसका ज्योमेट्री क्या हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर। यानी हमारे पास जो XeF4 दिया है इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर, यानी कि हमारा इसका ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। अगला दिया हुआ है XeF6। XeF6 हम लोग लेके आते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं इसके अंदर के लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर कितना हो गया 6, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल ज्योमेट्री हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में डिस्टोर्टेड, इसके जो सामने दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है XeO3। ठीक है, तो XeO3 ये बना हुआ है। इसको हम देखें तो इसकी ज्योमेट्री आपको कौन सी दिख रही है, पिरामिडल। और एक और लास्ट में है XeF4O, इसकी देखें तो sp3d2 यानी कि स्क्वायर पिरामिडल। यानी कह सकते हैं कि XeO3 तो क्या हो गया हमारे लिए, पिरामिडल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आया था 2016 का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन एसिड्स। ठीक है, ये कुछ एसिड्स दिए हुए, इनका करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। दिया हुआ है फॉस्फीन एसिड इज ए मोनोप्रोटिक एंड वाइल फॉस्फोनिक एसिड इज ए डाइप्रोटिक। जब तक हमें इनकी ज्योमेट्री इनका स्ट्रक्चर याद नहीं होगा हम पता नहीं कर सकते हैं कि ये मोनोप्रोटिक है डाइप्रोटिक है। तो सबसे पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो हमने लिया, हमारे पास में स्ट्रक्चर दिया हुआ ये रहा। फॉस्फोनिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO2 और फॉस्फोनिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO2। हमने लिया फॉस्फीनिक एसिड। फॉस्फीनिक एसिड में आप देखें तो एक ही OH ग्रुप है, तो जब एक OH ग्रुप है तो हम क्या कह सकते हैं, मोनोप्रोटिक हो गया। और H3PO3 यानी फॉस्फोनिक एसिड कितने OH ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, डाइप्रोटिक हो गया। तो हमारा ऑप्शन देखें तो फॉस्फोनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक एंड फॉस्फोनिक एसिड इज डाइप्रोटिक, यानी हमारा पहला आंसर यहाँ क्या हो गया, करेक्ट। अगला दिया फॉस्फीनिक एसिड इस डायप्रोटिक रॉन्ग है, और ये उसके अलावा जो उसको मोनोप्रोटिक बताया सेकंड वाले को, ये रॉन्ग हो गया। दोनों ट्राइप्रोटिक है ही नहीं, एक मोनो और दूसरा डायो, और बोथ आर डायप्रोटिक, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अमंग फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये क्वेश्चन 2005 में भी आया था। अब यहाँ पे दिया हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। अब जब भी आप बात करें कि एसिडिटी की बात कैसे करें, तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर इज अ मोर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, तो यहाँ पर क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक, इसमें चले तो यहाँ पे क्लोरीन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, +5 में हो गया। HClO2 में +3 में हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, +1 में। तो मोर, हम ये क्या कह सकते हैं कि मोर ऑक्सीडेशन स्टेट शोज मोर एसिडिक इन करेक्टर। तो हमारा आंसर ए करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया, बोरिक एसिड बिकॉज इट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन था, बोरिक एसिड इन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स। बोरिक एसिड एक एसिड होता है, और उसकी क्या कंडीशन का, उसने कहा कंटेन रिप्लेस H पॉजिटिव आयन। ये इतना वीक एसिड होता है कि H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी बात करें गिव अ प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन को भी गिव नहीं कर सकता। अगली कंडीशन दे कि एक्सेप्ट OH नेगेटिव फ्रॉम द वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन। हाँ, ये हो सकता है। उसका कारण क्या है, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड को यदि हम कहें तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। और वे देखते हैं इसको, तो हमने कहा कि हमारे पास में यहाँ पर ये बोरिक एसिड हो गया। ठीक है, अभी बोरिक एसिड तो इसका फार्मूला H3BO3, और हमने कहा BOH3 यानी बोरिक एसिड की रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल से हुई, जिसका फॉर्मेशन हो गया BOH4 नेगेटिव, यानी इसने क्या ले लिया, एक OH ग्रुप को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लिया, और फॉर्मेशन हो गया H3 पॉजिटिव का। तो इसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन है एक्सेप्ट OH नेगेटिव आयन फ्रॉम द वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन। कंबाइन विद प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन कंबाइन नहीं करता, जबकि क्या कंबाइन करता है, OH नेगेटिव को। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो गया। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन। हेलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के ऊपर करेक्ट ऑर्डर में पता करना है। तो ध्यान रखना है, इसमें क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन दिख रहा है पहला आपको, जिसमें सबसे पहले आता है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आ गया ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आयोडीन। अब फ्लोरीन आप बोलेंगे कि सर इसका साइज सबसे स्मॉल होता है, पर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर में रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के कारण इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज्यादा तो क्लोरीन की होगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, आयोडीन की हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का।
2016 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। मतलब कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को शो नहीं करती है। तो यहाँ पर देखें तो जब भी कोई एलिमेंट या कोई मेटल नेटिव स्टेट में हो या सिंगल एटॉमिक या डायटोमिक फॉर्म में हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं SO4 ऑलवेज किस में होता है, 2 नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देखें तो Cu के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2+ और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव पहले से प्रेजेंट है। सल्फर भी नेटिव स्टेट में या सिंगल एटॉमिक कंडीशन में, तो यहाँ पर हम दे देंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, जीरो। और यहाँ पर देखें तो सल्फर चला गया किसमें, 4+ में चला गया। कार्बन इसकी भी जीरो, और यहाँ पर कार्बन क्या है, 4+ में चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम जो है वो +2 में है और यहाँ पर भी कैल्शियम +2 में, यानी कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो इसमें लिखा डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट है AlF3 सोल्यूबल इन HF ओनली इन प्रेजेंस ऑफ KF ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। अब ये देख रहे हैं कि AlF3 की रिएक्शन यदि हम किससे के साथ करवा दें, KF के साथ करवा दें। ठीक है, किस में सोल्यूबल करके, HF में सोल्यूबल करके, तो किसका फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि AlF3 यानी कि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इसके अलावा एक खास बात और हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो AlF3 जो होता है वो डायमेरिक फॉर्म में होता है, और डायमेरिक फॉर्म में हो सकता है। डायमेरिक फॉर्म में होने के कारण क्या हो सकता है, तो इसकी रिएक्शन देखें हम लोग। जब हम इसकी रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि AlF3 की रिएक्शन किससे होती है, 3KF से होती है। 3KF से होने के कारण क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं डायमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो 3 फ्लोरीन इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये कन्वर्ट हो गया AlF6 3 नेगेटिव प्लस 3Ka। यदि इसको दोनों को आपस में कंबाइन करके लिखे तो K3AlF6, यानी हमारा आंसर क्या बन गया, K3AlF6, यानी बी आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला PH5 एंड BiCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो, देखो खास बात यह है कि PCl5 होता है, PH5 नहीं होता है। तो ये हमारा तो जो सही क्वेश्चन, जो नॉट एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट नहीं होते हैं। P पाई D पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2, बिल्कुल SO2 में P पाई D पाई होता है। ऑक्सीजन के कारण तो P पाई होता है और सल्फर के कारण D पाई हो जाता है। नेक्स्ट दिया SeF4 एंड CH4 हैव द सेम शेप, बिल्कुल ये सेम का सेम शेप नहीं होता है। उसका कारण है कि दोनों अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट है, तो आंसर सी सही हो गया। नेक्स्ट है द करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4। अब XeF4 की करेक्ट ज्योमेट्री क्या होती है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि इसकी करेक्ट ज्योमेट्री क्या हो सकती है। तो XeF4 की करेक्ट ज्योमेट्री ये बनी हुई है, तो क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। तो यहाँ पर हो गया स्क्वायर प्लेनर और sp3d2 का आंसर हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं 2015। 2015 में क्या क्वेश्चन आया था, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव द सेम इन कॉलम विच प्रॉपर्टी शोन बाय वन ऑफ दिस कंपाउंड बट नॉट द ऑर्डर। यानी कि जो SO2 और NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है उनके ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म है एसिड रेन, तो ये किसका, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल दोनों ऐसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्यूबल इन वाटर, भैया वाटर में सोल्यूबल होगी तो एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, तो ये कह सकते हैं कि फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में इनका यूज नहीं किया जा सकता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, डी सही हो गया। नेक्स्ट है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सबसे ज्यादा इनमें से बॉन्ड एंगल किसका होगा। तो हम बात करते हैं सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होता है, तो हमने यहाँ पर जो कंपाउंड ले रखे हैं उसमें हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। तो हमने लिया है, हमारे पास जो दिया हुआ NO, NO2 नेगेटिव, NO2 प्लस और NO3 ये दिया हुआ। तो 1 बाय 1 इनकी सबकी ज्योमेट्री बनाएंगे, उसके बेसिस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं NO3 नेगेटिव। अब NO3 नेगेटिव को देखेंगे तो आपने ये स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ और इसका बॉन्ड एंगल 120 के अप्रोक्सीमेट होता है। NO2 प्लस को देखें तो NO2 प्लस का कितना हो गया, 180 का बॉन्ड एंगल हो गया। आगे बात करें तो NO2 नेगेटिव, ठीक है, तो NO2 जो नेगेटिव है उसका ज्योमेट्री यहाँ बना रखी है हमने, तो इसका 120 से थोड़ा सा कम होता है। नेक्स्ट है NO2 का क्या हो जाएगा
NO2 का 109 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें बॉन्ड एंगल किसका दिखाई दे रहा है 180, यानी हमारा आंसर क्या हो गया NO2 प्लस, यानी हम यहाँ कह सकते हैं हमारा क्या आंसर क्या हो गया NO2 प्लस हो गया। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ ऑफ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। अब आइसोस्ट्रक्चरल आप कैसे पता करेंगे, तो आइसोस्ट्रक्चर पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके या सेंट्रल एटम को देखेंगे और उससे बात करेंगे। यहाँ पर देखा NH3 और PH3, तो नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनका जो स्ट्रक्चर सेम होगा। SiCl4 PCl4 ये हो सकता है, पर देखते हैं ट्राई करते कि होता है कि नहीं होता है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि सिलिकॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, हम बात करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये कौन से ग्रुप का है, हमने लिया यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल SiCl4 और दूसरा लिया हम लोगों ने PCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब सिलिकॉन कौन से ग्रुप का, तो कार्बन के बाद क्या आता है सिलिकॉन, यानी कौन से ग्रुप का, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन कितने 5 और इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7, क्योंकि कौन से ग्रुप का एलिमेंट है 17 का। इसी टाइप से हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि क्लोरीन कितने 4 है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर भी 7 हो गया। इसके ऊपर चार्जेस, तो PCl4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि -1 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहा, तो यहाँ पर आ रहा, हम देखेंगे कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर आंसर हमारे पास में सेम आता है। जब हम लोगों ने इनको ऐड किया तो हमारा आंसर आता है यहाँ पर कितना 32, और यहाँ पर इनका सबका मिलाकर 33 आता है, -1 करे तो 32 हो गया, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, यानी कि डेफिनेटली आइसो स्ट्रक्चरल भी ये है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है डायमंड और कार्बाइड दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो ये हो सकता है XeF4 और XeO3। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसकी ज्योमेट्री देखी थी XeO3 और XeO4 की, तो उस ज्योमेट्री के बेसिस पर इसको समझते हैं। हमने कहा XeF4 की ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, और इसके अलावा XeO3 की ज्योमेट्री होती है पिरामिडल, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया D। नेक्स्ट है द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इंक्रीजिंग द सीक्वेंस। अब हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाती, रीजन ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर देखें हमारा सीक्वेंस देखें तो थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करता है, उससे कम इंडियम, उससे कम गैलियम और उससे कम एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर B हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इनकरेक्ट। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट हो सकता है, तो हम इसमें बात करते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ClO7 इज एन एनाइड्राइड ऑफ पर क्लोरिक एसिड, बिल्कुल ये हमारा आंसर सही है, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकता। O3 मॉलिक्यूल इज बेंड, यानी ओजोन बेंट होता है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर ये भी सही है। ONF आइसो स्ट्रक्चरल विद NO2, इसको देख लेते हम लोग। तो हमने कहा आइसो स्ट्रक्चर की जब बात करें तो ONF और NO2, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के 5 होते हैं और फ्लोरीन के कितने हो गए 7 हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। इसी टाइप से नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, ऑक्सीजन 2 है, मतलब 6 आउटर मोस्ट में, यानी 17, यानी हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर हो गया ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद NO2, ये दोनों नहीं होते हैं। और OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड कहा जाता है, ठीक है, इसको हम ऑक्साइड नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं फ्लोराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स आयन O2 नेगेटिव फॉर्म ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन द एंडोथर्मिक स्टेप इन शोन बिलो, यानी कि इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों स्टेप बता रहे हैं। जब पहला मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो O नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, यानी कि वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी क्या होगी -141 किलोजूल पर मोल होगी। और सेकंड जब इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन इंक्रीज हो गया, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी, वो क्या होगी प्लस में चलेगी, और इंक्रीज ओवर कितनी होगी 780 किलोजूल पर मोल होगी। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव इन गैस फेज is unfavorable even through O2 negative electronic with neon, it is due to the fact that, क्या हो सकता है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अभी बात हुई थी हमारी कि क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आउटवेड द स्टेबिलिटी गेन
ऐसी कंडीशन में क्या करता है, स्टेबिलिटी को गेन कर लेता बाय द अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और वो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, नियॉन वाले कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, ए आंसर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स इन द ऑर्डर ऑफ HF, HI, HBr, HCl। व्हाट एक्सप्लेन द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड्स। तो इसके हम रीजन देखते हैं। तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन द फॉर द अदर एलिमेंट इन द ग्रुप। ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा कि वैसे फ्लोरीन की ज्यादा होती है। आगे बात करें दिस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पर मेन रीजन क्या है उसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बिटवीन HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, FON, फोन पढ़ा था हम लोगों ने। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2। H3PO2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर को शो क्यों करता है, तो इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ 1 OH ग्रुप एंड 2 pH बॉन्ड। इसको देख लेते हैं। तो हमने लिया H3PO2, अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था हमने। तो H3PO2 में क्या है, 1 OH और 2 क्या है, H है। हम देखें तो प्रेजेंस ऑफ 1 OH एंड 2 pH ग्रुप बॉन्ड, pH बॉन्ड्स प्रेजेंट। तो ये हमारा आंसर इसका सही हो गया। तो ये तो हम लोगों ने देखे थे 2015 के क्वेश्चन। तो हम लोगों ने 15, 16, 17, 18 और 19 यानी पिछले 5 साल के हम लोगों ने नीट के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। अब हम लोगों ने जो एनालिसिस निकाला, हम एक ही बात करें कि सबसे ज़्यादा वेटेज इस यूनिट का है, यानी 20 से 25 मार्क्स का है। दोस्तों इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि इसमें कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है और इसके अलावा भी कुछ टॉपिक आपको और समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।